नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी की क्या है चुनावों की तैयारी की बात। विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से पहले बसपा ने, फिर समाजवादी पार्टी ने और थोड़ा बहुत कांग्रेस ने भी अपने जो तरकस से अपने अपने तीर बाहर निकाल लिए हैं, थोड़ा बहुत उनकी तैयारियां शुरू दिखाई देने लगी हैं। और इन तीनों दलों के साथ साथ कुछ छोटे दल भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनौती देते दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी, किन रणनीतियों पर लड़ेगी, किन चेहरों के साथ लड़ेगी, क्या फॉर्मूला होगा बीजेपी अपनी जीत को सुनिश्चित जिस फॉर्मूले के आधार पर करेगी, और क्या चुनौतियां होंगी बीजेपी के सामने जिनके लिए बीजेपी को मतदाताओं के सामने परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जवाब देने में मुश्किलें आ सकती हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे आज आपकी बात में। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला और बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अमित कुमार कुशवाहा, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और बीजेपी के लिए प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। बातचीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जिस तरह से गतिविधियां अचानक से तेज होने लगी हैं, पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें थी, कुछ लोगों को बदलने की बात थी, कुछ नए चेहरों को शामिल करने की बात थी, और वो बात अभी भी एक तरह से ठंडी नहीं हुई है और मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये संभावना अभी भी बनी हुई है और इस तरह की अटकलें भी अभी तक बनी हुई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन तक लगातार दिल्ली में सांसदों के साथ बातचीत करेंगे, उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बातचीत करेंगे। उनका गौतम बुद्ध नगर नोएडा का दौरा था, उस दौरे के बाद वो दिल्ली में हैं और बातचीत उनकी चल रही है। 2 दिन तक ये बातचीत चलेगी। इस बातचीत का क्या महत्व है और किस तरह से ये बातचीत उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को आगे ले जाने में मददगार होगी। साथ ही साथ क्या ऐसे मुद्दे होंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए जो एक बड़ा सवाल था जिसको लेकर विपक्षी खासतौर पर बसपा और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हैं, वो ये कि बीजेपी में जो ब्राह्मण समाज है उसके साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने न्याय नहीं किया है। ब्राह्मणों की हत्याओं की बात कही गई, उनके साथ एनकाउंटर्स की बात हुई, दमन की बात हुई, इस तरह की भी बात हुई, और ये आरोप 2 बड़े विपक्षी दलों ने लगाए हैं और अपनी चुनावी रणनीति भी इसके इर्द गिर्द बनाने की कोशिश की है। तो बीजेपी किस तरह से इन सवालों का जवाब देगी, क्या बीजेपी के सामने विकल्प हैं, और क्या वाकई में बीजेपी के लिए जो उसके खिलाफ जो ब्राह्मण कार्ड खेलने की विपक्षी राजनीतिक दलों की जो कोशिश है वो क्या मुश्किल हो सकती है। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल है किसानों का जो आंदोलन है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए पैदा कर सकता है, क्योंकि हमने देखा किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय लोकदल है उसको एक बार दोबारा से उसमें जान आई है और राष्ट्रीय लोकदल अब समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी तालमेल की भी बात कर रहा है। पंचायती चुनाव में भी थोड़ा बहुत उनका प्रभाव दिखाई दिया। तो क्या बीजेपी की रणनीति है इसके काट के लिए भी, और क्या जो कोरोना का जो नकारात्मक प्रभाव है बीजेपी के बारे में, हालांकि बीजेपी के अभी एक सर्वे में ये दावा किया गया है कि बीजेपी की लोकप्रियता जो अन्य दल हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा है, 48% से ज्यादा बीजेपी की लोकप्रियता बताई गई है, और ये भी इसी जुलाई का ये सर्वे है जिसमें ये दावा किया गया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं शरद जी आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ। ये जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, पहले दिल्ली से बड़े नेता लखनऊ में आए थे, आज जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सांसदों के साथ दिल्ली में बात कर रहे हैं, और क्या ये लगता है कि बीजेपी अब पूरी तरह से जो चुनावी मोड है उसमें आ गई है, और क्या ये जो इस तरह के प्रयास हैं, जो कवायद हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनका भी लखनऊ में आना प्रस्तावित है, अब उसके बाद जेपी नड्डा की भी उत्तर प्रदेश में उनका भी दौरा प्रस्तावित है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में अब अपने को बीजेपी ले आई है?
गोविंद देखिए, अब जब 6 महीने बचे हैं, चुनाव घोषणा शायद और पहले हो जाएगी, तो इस तरह की कवायद तो इस तरह की जो है एक्सरसाइज तो शुरू हो ही जाएगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। और ख़ास तौर से ऐसे ऐसे टाइम पे जब ये एक धारणा बन गई है कि एक वर्ग, एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग जो है, जैसे कि ये जो ब्राह्मण्स के बारे में आपने कहा, वो नाराज़ है। और नाराज़ इस वजह से है कि आपके मुख्यमंत्री का जो जनरल एटीट्यूड रहा है, वो बहुत ज़्यादा ठाकुरों की तरफ टिल्टेड रहा है और ब्राह्मणों को के साथ नाइंसाफ़ी होती रही, ये एक धारणा बन चुकी है। और ये ऐसे टाइम पे जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण तबका है, वो वोट जो चाहे 12% के लगभग माना जाता है, लेकिन उस ब्राह्मण वोट का 12% के अलावा इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी बहुत मानी जाती है, जो होती है, क्योंकि इन बहुत से वोटर्स को वो इन्फ्लुएंस करता है। और चुनाव जीतने में जो फ्लोटिंग वोट है, वो बहुत काम आता है। देखिए, जो कोर वोट तो हर एक का हर एक को वोट करता ही है, लेकिन कोर वोट से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती, तो इसलिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस वक्त जो एक्सरसाइज चल रही है, अलावा उसके बीजेपी का जो एक बैगेज जिसको कहेंगे अंग्रेजी में, वो एक बहुत बड़ा वो है जो कि उसके लिए खतरा बन सकता है, वो है कोरोना का मिसमैनेजमेंट। उसको कितना वो कलर देने की आप कोशिश कर लीजिए कि साहब बहुत बढ़िया काम किया और क्या कोरोना मैनेज किया, जो आप बीती है, जो लोगों ने आंखों से देखा है, वो सूचना के बम्बार्डमेंट से जो है ढक नहीं जाएगा। तो लोगों ने देखा है किस तरीके से उस दौर में लोग, चाहे सरकार के दावे अभी भी होता रहे कि साहब नहीं, कोई ऑक्सीजन के कमी से नहीं मरा, आप किसी को एनएसए में भी बंद कर दें बोलने के लिए, लेकिन हकीकत तो हकीकत है, रियलिटी को कोई नहीं छुपा सकता। और जिन्होंने झेला है, तो जिनके परिवारों, ये सब लोग जानते हैं कि हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है, उत्तर प्रदेश में करीब 95,000 गांव हैं, और कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ कहते हैं कि कम से कम लोग, बीजेपी के एक विधायक का कहना था कि हर गांव में कम से कम 10 लोग मरे। अब आप सरकारी आंकड़े कुछ भी कहते रहिए, हम लोगों ने स्वयं देखा है, आपने, हमने खुद देखा है, लखनऊ में रोज गिनती करते थे, जो सरकारी आंकड़ों में ही कॉन्ट्रडिक्शन था। सरकार से के द्वारा जो प्रेस नोट जारी होता था, उसमें जो फिगर होती थी, उससे 5 गुने तो यहाँ के शमशान घाटों में होते थे और उतने ही कब्रिस्तानों में होते थे। तो ये सब चीज़ें, और ये इसका आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये दिया जाता है कि साहब हर सरकार ये कर रही थी, तो हमें तो और सरकारों से मतलब नहीं, करते रहे, लेकिन रियलिटी तो यही है। तो इन चीज़ों की जो वो है, इसको किस तरह काउंटर करेगी, मेरा ख्याल ये बड़ी भारी चैलेंज की बात है। और ये बैठ करके दिल्ली में डिसाइड, ये लोग ये चीज़ें एक्सरसाइज चल रही है। और साथ साथ क्योंकि सारे एमपीज एक साथ बुलाए गए हैं, और वहाँ पे मुख्यमंत्री के सामने ये भी आएगी बात जो काफ़ी चर्चा में रही है कि मुख्यमंत्री से विधायकों की और सांसदों की नाराज़गी, तो वो भी सामने वहाँ पे आएगी। और उसके पीछे क्या हो सकता है नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से मुझे तो ये कभी कभी इसकी बात पे भी शक होता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में मुख्यमंत्री की, मतलब कहीं जितना सोच के भी ज़्यादा, कहीं सोचने से कहीं ज़्यादा तारीफ कर दी, तो उसके पीछे कुछ लगता है कभी कभी कि दाल में काला, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब बिल्कुल प्रधानमंत्री पट्टी बांध दें सबकी आंखों में, या उनका रियल इंटेंशन क्या है, ये भगवान जाने। तो ये सब बातें हैं, लोगों को ये भी लगता है कि साहब ये शुरुआत एक भूमिका बनाई जा रही है उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, स्पेशली जब से येदियुरप्पा के साथ ये हुआ है। येदियुरप्पा बहुत बड़े नेता बीजेपी के रहे, उतने बड़े नेता योगी आदित्यनाथ को बनने में भी बहुत वक्त लगेगा। तो उत्तराखंड तो मान सकते थे कि चलिए, लेकिन तो ये भी लोग, इस बात की भी चर्चा हो रही है कि शायद एक भूमिका बनाई जा रही है। जो इस तरह की जो अटकलें हैं, मुझे लगता है ये तो अब शायद सिर्फ अटकलें ही होंगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब 6 महीने से कम का वक्त एक तरह से चुनाव की घोषणा में रह गया है, तो इतना बड़ा रिस्क लेगी, और वो भी तब जबकि कोई दूसरा चेहरा, कोई स्पष्ट दावेदार ऐसा दिखाई देता हो कि जिसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उसके नाम पर बिल्कुल वोट सारे उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। शायद ये तो मुझे लगता है जो
राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी एक तरह से अटकलें ही हैं सिर्फ। लेकिन जिन दो मुद्दों की तरफ आपने इशारा किया, एक तो जो ब्राह्मण समाज की जो कथित नाराजगी की बात कही जाती है, और दूसरा जो कोरोना को लेकर लोगों के बीच में, लोगों के मन में जो सवाल है, लोगों की जो पीड़ा है। अमित जी, आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? बीजेपी की क्या इन दो बड़े मुद्दों को लेकर क्या रणनीति है, और कैसे बीजेपी इन दो मुद्दों से अपने को बाहर कर पाएगी, अपने पक्ष में जनादेश लाने के लिए सफल हो पाएगी? जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ सदैव से रहा है। 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का खुलकर समर्थन किया है। हमारा जनाधार निरंतर बढ़ता रहा है और सर्व समाज का जो चिंतन हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक मूल विचार है, उसी के हेतु हम लोग कार्य भी करते रहते हैं। हमारा ब्राह्मणों के प्रति कैसा रुझान है, हमारा दलित समाज के प्रति कैसा रुझान है, हमारा पिछड़ी जातियों के प्रति कैसा रुझान है, इस सेक्टोरियल पॉलिटिक्स के मकड़जाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का जो सैद्धांतिक मूल विचार है कि हम सबको, सबके साथ, सबके विकास के साथ आगे बढ़ेंगे और सभी के कल्याण के लिए लोकतांत्रिक तरीके से काम करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 7 सालों में और लगभग 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में इसी मूल विचार के साथ काम किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के मन में किसी भी बात का संशय नहीं है कि ब्राह्मण समाज आज भाजपा की तरफ जाएगा या सपा की तरफ जाएगा या कांग्रेस उसमें होड़ लगाने की कोशिश कर रही है। ब्राह्मण समाज जो सर्व समाज है, जो न्यायप्रिय समाज है, वो सदैव से देश के विकास, देश के नेतार्थ अपना योगदान देता आया है। और वो समझता है कि देश में एक ही राजनीतिक दल है जो निष्पक्ष, भ्रष्टाचार विहीन और विकास की राजनीति से प्रेरित है। और उसी के लिए सभी सर्व समाज ने ब्राह्मण समाज को जोड़ के अगर देखा जाए तो उसका समर्थन करती आई है। और ब्राह्मण समाज इस बात को जानता है कि बहन जी के इस मुखालफत में या सतीश मिश्रा जी के मुखालफत में कि ब्राह्मण समाज की प्रबुद्ध वर्ग की बैठकें कर लेने से इस समाज को बेवकूफ बनाया जा सकता है या वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है, तो ये एक तरीके की कपोल कल्पनाएं हैं। इसका कोई आधार नहीं है। कहते हैं ना कि झूठ के कोई पैर नहीं होते, झूठ थोड़ी देर बाद धड़ाम हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण समाज जानता है कि यही वो पार्टी है जिसने राम मंदिर का विरोध किया, बाबरी के ढांचे को लेकर कहा कि बाबरी मस्जिद वहीं बननी चाहिए, राम मंदिर में बनने की प्रक्रिया में अड़चनें लगाई। ये बात भाजपा के जो महामहिम हैं बहन जी ये भी कहती रही, सतीश मिश्रा तक ने इसको कहा कि ये एक समाज के साथ धोखा है। और इस तरीके से जो जनेऊ से आज हाथी बांधने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये कभी भी सफल नहीं होने वाली है। और समाज इस बात को जानता है कि ब्रह्मा, और ये जो एक स्लोगन आया था बहुत पहले कि ये कमंडल की राजनीति, हाँ, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु गणेश, ये जो जी ये जो अटकलें हैं, ये चुनावी प्रक्रियाओं का नतीजा है। और ये समाज जो जिस तरीके से जिन गैर समाजी तख्तों को समर्थन करके आज वो विकास दुबे की पत्नी का केस लड़ रहे हैं सतीश मिश्रा जी, क्योंकि वो दुबे हैं, तो ये इस तरह की जो अटकलें हैं, इस तरह का जो एक तरीके का असमंजस है, खोखलापन है, ये समाज समझता है। और समाज इनके इस तरीके की अनैतिक बातों और छलावे में फंसने वाला नहीं है। इसलिए समाज बिल्कुल एकजुट है और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि समाज अपने विकास के इस जो उत्तर प्रदेश का विकास के पथ पर जो उत्तर प्रदेश पिछले 4.5 वर्षों में बढ़ गया है, इसको निरंतर, इसकी गति को निरंतर गतिमान करने के लिए समाज, सर्व समाज इसमें सहयोग करेगा और हमेशा से सहयोग करता आया है। दूसरी बात जी, ये आपका भरोसा है और आपका विश्वास है, लेकिन जमीनी हकीकत में शायद ये इतना जिस तरह से आप इसको प्रस्तुत कर रहे हैं इतना सरल नहीं है। ब्राह्मण समाज में नाराजगी है, और नाराजगी अब अगर राजनीतिक दलों के अलावा भी बात करें तो कुछ जो छोटे ब्राह्मण संगठन हैं, तथाकथित जो विश्व ब्राह्मण संगठन या इस तरह के अपने को बताने की कोशिश करते हैं, उनके अभी एक कार्यक्रम में कानपुर में कहा गया कि वो विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की प्रतिमाएं लगाएंगे, क्योंकि जब फूलन देवी की लग सकती है तो वो क्यों नहीं है हमारे समाज के। तो ये कहीं कहीं इस तरह की चीजें भी दिखाई देती हैं, जो एक मतलब ये आपका कथन है कि ब्राह्मण समाज बहुत जागरूक है और वो इस तरह से सोचता है, जो इसके बिल्कुल उलट तस्वीर को दिखाती है। लेकिन खैर, इस पर हम अभी आगे और बात करेंगे।
अब ब्रजेश जी, जिस तरह से ये घटनाक्रम चला है और एक बीच में चर्चा इस बात की आई है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का जो अगला चुनाव है उसमें बीजेपी गुजरात फॉर्मूले का पालन करेगी, उसी फॉर्मूले पर चलेगी, यानी कि बहुत सारे विधायकों का जिनका कामकाज ठीक नहीं है या जनता के बीच में जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का ज्यादा प्रभाव है, उनको टिकट न देकर नए लोगों को टिकट दिए जाए। क्या आपको लगता है इस तरह के किसी फॉर्मूले से बीजेपी को राजनीतिक तौर पर लाभ हो सकता है? चर्चा तो यहाँ तक है कि 100 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिन पर गाज गिर सकती है, जिनमें से कुछ की निष्ठा संदिग्ध है और कुछ का कामकाज जो है वो जनता को पसंद नहीं आया है। आपका क्या इस बारे में आकलन है? एंटी इनकम्बेंसी होती है वो दो तरह की होती है, एक तो सरकार के प्रति होती है, एक विधायकों के प्रति होती है। तो इसका एक सबसे सरल एक फार्मूला निकाला था गुजरात में कि मोदी ने अपने तमाम विधायकों के टिकट काटे थे, उसको लेकर काफी बगावत हुई थी और ये माना जा रहा था कि इस बार स्थितियां बहुत खराब है, लेकिन वो फार्मूला वहां सफल हुआ था। उत्तर प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे विधायक जिनको टिकट दिया गया था पिछली बार, बहुत सिफारिश, बहुत जोड़ तोड़ और वो लोग अपने क्षेत्रों में पूरी तरह असफल हो रहे हैं और लोगों के गुस्सा का कारण बन रहे हैं। तो अब इस पे सर्वे शुरू हो चुका है, कोई अभी ये नहीं है, ये कई महीने पहले से ही काम शुरू हो चुका है कि क्या स्थिति है, विधायकों के परफॉर्मेंस क्या है और क्षेत्र के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो टिकट कटेंगे, यहाँ पर बड़े पैमाने पे टिकट कटेंगे, बदलाव होंगे, कुछ नए चेहरे आएंगे। तो एक तो सरकार के प्रति जो नाराजगी होती है और या तो उसको काफी कुछ इससे हद तक कम किया जा सकता है। इससे ये पिछले चुनाव में मैंने देखा है, तो ये प्रयोग करने जा रहे हैं और अब ये संख्या भी आप नहीं कह सकते कितनी होगी। एक चीज है कि कुल एक प्रयास ये हो रहा है कि किसी तरह उस पक्ष को दबाया जाए जो नाराजगी का है, उस पक्ष को दबाया जाए जो सरकार के सब सवाल उठाते हैं। अब आज जो सांसदों की बैठक हो रही है उसमें तमाम सवाल हैं, ये सवाल यहाँ भी उठे थे, ये सवाल वहां भी उठेंगे। समस्या ये ब्राह्मण और इसकी इतनी बड़ी नहीं है, समस्या ये है कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो कहते हैं कि साहब अफसरशाही बहुत हावी है। मेन समस्या ये, आप कार्यकर्ता मुझे वो कहते हैं साहब अफसर सुनते नहीं है, थानेदार सुनता नहीं है। वो तो थाने से शुरू होती है ये शिकायत और वो ऊपर तक जाती है, IAS अधिकारियों के और सचिव तक और DM तक और पुलिस कप्तान तक, इस तरह जाती है। तो उसको लेके एक गहरी वो है। सांसद इस बात से काफी शिकायत यहाँ ही नहीं दिल्ली में कर चुके हैं। कोरोना काल में आपको याद होगा काफी चिट्ठियां लिखी गई थी। तो ये समस्या पार्टी के सामने बड़ी है। अब जो मेरी जानकारी है कि अमित शाह जल्दी ही कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेंगे जगह जगह जाकर के, ये उनको नाराजगी दूर करने के लिए होगी। कैसे फिर से उतारा जाए, वैसे तो ये लगातार उतारे हुए हैं। मेरी जानकारी में है कि कोरोना के बीच में ही कार्यकर्ताओं को गांव भेजा गया था और बाकायदे तैयारी के साथ भेजा गया कि क्या क्या कहना है, क्या क्या नहीं कहना है, और लोगों से पूछना है कि उन्हें सहायता मिल रही कि नहीं मिल रही, अनाज मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, गैस उनके पास है कि नहीं है, क्या स्थिति बन रहेगा। ये सारी बातें को उन्होंने शुरू किया था, ये और तेज होगा। और आज जो बैठक हो रही है उसमें सबके वो होंगे। इसी में मुख्यमंत्री वहां गए हुए हैं, मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया, कारण कि सारा कुछ सारी धाराएं मिलकर तो यही आती हैं। फिर सीएम को कोई वो नहीं है, सीएम के पास आती है साहब ये, तो वो सारी सब दूर करने की वही रणनीति बनेगी। और आज की बैठक इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया गया था, फिर मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है और इस बैठक में सांसदों से एक एक करके स्वयं प्रधान, ये पार्टी अध्यक्ष और ये सारे लोग जानकारी लेंगे और इसकी पूरी एक समरी तैयार होगी कि क्या चीजें हैं जिसपे काम किया जाना है चुनाव तक। बिल्कुल, तैयारी तो बीजेपी एक तरह से अगर उसको हम थ्योरेटिकल तौर पर कहें तो बीजेपी बहुत बड़ी तैयारी में है।
लेकिन कुछ इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि बीजेपी ने एक फैसला ये किया है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें तमाम जो एमएलसी बड़े पदों पर हैं, जिनमें पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, जिनमें उप मुख्यमंत्री हैं, जिनमें एक उप मुख्यमंत्री हैं और कुछ मंत्री भी जिनमें शामिल हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको भी चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि उनमें से ज्यादातर का कार्यकाल 2022 तक खत्म होने वाला है। और ये भी कि वो अगर ऐसे लोग मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ेंगे तो इसका प्रभाव चुनाव में बहुत ज्यादा पड़ेगा। इस तरह की भी चर्चा है। सर जी, आपको लगता है कि ये जो कार्ड है ये कुछ फायदा कर सकता है बीजेपी? देखिए, मुझे तो जो मेरी जानकारी है उसमें ये भी है कि शायद मुख्यमंत्री क्योंकि कैंपेन में बहुत बिजी रहेंगे तो शायद स्वयं चुनाव लड़े ही ना, और क्योंकि एमएलसी हैं वो, उनको इमीडिएट आवश्यकता भी नहीं है, एक वर्ष और रहेगा उनके पास एक्स्ट्रा। तो देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ें, उससे ये किस तरह से जोश पकड़ लेगा। उनका अगर कैंपेन होगा तो मेरा ख्याल उससे ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे, पार्टी के वर्कर्स, और इनकरेज होंगे, क्योंकि जब वो कैंपेन करें और अगर अपने खुद वो लॉक हो गए कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो फिर जाहिर है कि पूरे प्रदेश में वो उतना समय नहीं दे पाएंगे। ये जरूर देखिए मैटर क्या करने वाला है। देखिए, वोट जो अभी तक मिलता रहा है भाजपा को, वो पिछले चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के नाम पे नहीं मिला था, ना किसी चुनाव में अभी तक रहा है। ये पहली बार होगा कि योगी आदित्यनाथ का जादू कितना चलता है ये देखा जाएगा। जादू सिर्फ अभी तक नरेंद्र मोदी का ही चलता रहा और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भाजपा को वोट मिलता रहा। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। और ऐसे में अगर एक तबका नाराज बैठा है स्पेसिफिकली मुख्यमंत्री से, तो ये और बड़ी चुनौती होगी। और किस तरह से डील किया जाता है ये इस मीटिंग में ज़रूर ये बात मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बात ज़रूर उठेगी इस मीटिंग में। जब इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में लाई गई है ये तय करने के लिए, तो बातें आएंगी और मेरा ख्याल लोग खुल के बोलेंगे भी। तो ये रणनीति क्या होगी तो समय बताएगा एक्चुअली। लेकिन जो दिख रहे हैं, जो फैक्टर्स जो सामने आएंगे, उसमें कितना भी कह लें, कोरोना एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा, चाहे कितना भी पार्टी ऊपर से कुछ भी कहती रहे। और कोरोना, बस ये देखना ये है कि किस तरीके से, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश है कि कोरोना का नैरेटिव ही हट जाए चुनाव से के इशू से, जो बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि और हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नैरेटिव बदलने में जो महारत हासिल है इस पार्टी को, और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो ऐसा नैरेटिव कर देते हैं कि आदमी भूल जाए, दूसरी बात ही भूल जाए, तो उसमें उनका असर तो निश्चित रूप से पड़ने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है बीजेपी को, वो ये है कि ऑपोजिशन ना के बराबर है अभी तक। अब एक पार्टी थोड़ा कुछ करने लगी है, वरना बसपा का सबको मालूम है, सबको अंदाज़ा है। ये कैंपेन तो खैर ऐसी दिखावे वाला जो चल रहा है, इनका और भी वजह कारण है उसके पीछे, जो ब्राह्मण को वो करने की बात है। उनके साथ कोई सतीश मिश्रा के खड़े होके कह देने से कि हम मंदिर बनवा देंगे, हम जल अभिषेक कर दिया हमने, तो उनके पास वोट चला जाएगा, ये तो बचकानी बात है। और ये मेरे ख्याल सोच भी नहीं रहे, उनको भी इतने समझदार हैं वो। उनका देखिए एक और उद्देश्य रहता है बसपा का, जो है चुनाव का टाइम जो है उनके लिए रेवेन्यू कलेक्शन टाइम होता है। सर ये नहीं, वो तो बड़ा आरोप है और आरोप की बात नहीं है, तो सब आम धारणा है कि जब वो कलेक्शन, तो आपकी जो हैसियत अच्छी होगी, ठीक है, आप नहीं बोल, आपकी अगर हैसियत होगी इस तरह की, तो आपका जो टिकटार्थी जो है वो ज्यादा चढ़ावा उनका बढ़ जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। नहीं, मैं इससे ज्यादा हम ना भी ये जानना चाहते हैं कि सपा का जहां तक सवाल है, देखिए सपा भी लग गए हैं ब्राह्मण को, वो सोचते हैं परशुराम की मूर्ति का वादा करके हम सारा ब्राह्मण वोट मिल जाएगा। अरे भाई हाँ सरज जी, इसमें ये बताना चाहते थे हम कि जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो जमीन के जानकार हैं, उनके लिए इससे बड़ी आश्चर्य की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती है
कि 3 पार्टियां ब्राह्मणों के लिए लग गई हैं बिल्कुल। और इसके समाज में कितने जहरीले असर हो रहे हैं इसको समझ नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने कह दिया है कि साहब वो ब्राह्मण चेहरा ढूंढेंगे। ब्राह्मण वास्तव में आप समझिए क्या, बीजेपी ने बड़ी रणनीति के तहत एक ऐसे मंत्री बना दिया, एक सीट बनाया, वो भी एक अनजान चेहरे को, तो जो लखीमपुर का मंत्री बनाया। क्यों? वो एक बार भी ब्राह्मण का नाम कोई ले रहा है यहाँ पर पार्टी में? ये जानते हैं, ये समझते हैं कि जो ब्राह्मण वोट था वो अंत में आके सारा विचार घूम फिर के भाजपा में जाएगा। पिछले नारों को याद करने के बाद, पिछले काम के बाद वो उधर चला जाएगा। और इसका परिणाम ये होगा, इन सारी चर्चाओं के साथ हम बात पर, क्योंकि बीजेपी की क्या रणनीति है इस पर हम बात कर रहे हैं। और अमित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा जी, एक इस तरह का भी सवाल आया है कि बीजेपी अब जो अगला ये जो चुनाव है, इस चुनाव में एक विकास पुस्तिका का एक प्रयोग करने जा रही है। यानी कि एक विकास पुस्तिका बनाई जाएगी जिसमें केंद्र की सरकार के 7 साल और उत्तर प्रदेश के सरकार के 4 सवा 4 साल का जो उपलब्धियां हैं उनका ब्यौरा दिया जाएगा। और इसके लिए ये तमाम जिला मुख्यालयों में ये पुस्तिकाएं पहले से अब पहुंच भी चुकी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पुस्तिकाएं जब लोगों के बीच पहुंचाई जाएंगी और लोग इनमें किसी तरह के सवाल करेंगे, तो इन सवालों का कैसे जवाब देना है, इसके लिए भी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर रही है। इस तरह की चर्चाओं में दम है। और क्या आपको लगता है कि इस तरह के अपनी उपलब्धियों के लोगों तक पहुंचाने के इस प्रयास से बीजेपी को चुनावी फायदा हो सकता है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक मंतव्य ये भी है कि अपने विकास के किए गए कार्यों को जन जन तक कैसे पहुंचाना है। इसके निमित्त एक पुस्तिका मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरह की एक पुस्तिका हर जिला तक पहुंचाई जा रही है। और इस पुस्तिका के भीतर जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो कार्य किया है उत्तर प्रदेश के भीतर, उन कार्यों की एक पूरी रूपरेखा, पूरा विवरण है। जिलेवार हमने इस पुस्तिका के भीतर किए गए कार्यों का एक समयोचित अध्ययन करके इसमें संग्रह किया है, ताकि जन जन को हम, क्योंकि विपक्ष क्या है, विपक्ष बहुत सारे झूठ का आडंबर खड़ा कर रहा है, बहुत ही भ्रामक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है। वो विकास को नहीं मानता, वो भ्रष्टाचार जो खत्म हुआ है उसको नहीं मानता, वो अपराध जो खत्म हो रहा है उसे नहीं मानता, और खामखा जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, चाहे वो ब्राह्मण वोट की राजनीति हो, चाहे वो अन्य जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर वो विपक्ष एक बड़ी आधारहीन लड़ाई लड़ने के प्रयास में है। क्योंकि विपक्ष को पता है दोनों क्षेत्रीय पार्टियां बसपा और सपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। उनको लगता है कि हमें किसी भी तरीके से अपने जनाधार को बढ़ाना है, नहीं तो आने वाले भविष्य में उनकी पार्टी पूरी तरीके से इस प्रदेश से साफ हो जाएगी, जिस तरीके से कांग्रेस साफ हुई। तो ये दोनों पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, इसीलिए वो विकास का और किए गए कार्यों का जवाब ना दे पाने की स्थिति में है। इसलिए वो अनावश्यक रूप से ऐसे गैर जरूरी मुद्दों को बार बार जनता के बीच में लाके एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है कि हम अपने विकास के मुद्दों को, किए गए कार्यों को, अपने सुशासन को जन जन तक पहुंचाएंगे और जनता की भागीदारी को समुचित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हमने कोरोना जैसी, अभी शरद जी ने बहुत अच्छे विषय रखे जिसमें कोरोना के मिसमैनेजमेंट को लेकर चर्चा की। आप सब जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक आपदा थी और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है, और उसके बावजूद माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने कोरोना काल में भरसक प्रयास किया है। आज उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में मोर्टेलिटी रेट में, और आज हमारे तमाम जिले जो हैं वो केसेस आने की जो संख्या है वो निरंतर घट रही है, लगभग 750-800 केसेस तक सुनिश्चित हो गई है। तो हम तमाम जो इस तरह की जो बातें हैं उनका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना को लेकर तो अभी क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका है और तीसरी लहर आती है, सरकार उससे निपट पाती है, कैसे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा देती है, वो भी इस बात पर, उस पर भी निर्भर करेगा, उससे लोगों के मन में क्या धारणा कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर लगती है। हालांकि इस वक्त सरकार तमाम मेडिकल कॉलेजेस खोलने और इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन जो आपने कहा कि विपक्ष की ये धारणा है, हर सरकार अपने आखिरी कार्यकाल में विकास की बड़ी बड़ी बातें करती है और
अखिलेश यादव की सरकार के आखिरी दिनों में तो बिल्कुल ये लगता था कि बदल गया है उत्तर प्रदेश, बदल रहा है उत्तर प्रदेश, यही नारा हर जगह दिखाई देता था। लेकिन विपक्ष कुछ भी सोचे, जनता कुछ और सोचती है। और आपको बीजेपी के लिए भी मुझे लगता है चुनौती यही है कि आप विकास पुस्तिकाएं भले ही कितनी छपवा लें, विज्ञापन आप कितना ही दे लें, लेकिन जनता को संतुष्ट कर पाएंगे आप या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ब्रजेश जी, चर्चा के आखिरी दौर में मैं आपसे समझना चाहता हूँ, एक बात ये भी कही जा रही है कि बीजेपी अब जो अगला वक्त है इसको लगातार शिलान्यास और उद्घाटन और इस तरह के कार्यक्रमों में बिताना चाहती है। हर महीने एक दो बड़े ऐसे कार्यक्रम करना चाहती है ताकि, और इसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है शिलान्यास के मामले में कि जो अगले 2-3 महीने में, 6 महीने में काम पूरे हो जाए, इस तरह के कामों को हाथ में लिया जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि हमारे ही कामों को ज्यादातर ये पूरा करके उसका श्रेय खुद ले रहे हैं। आप क्या मानते हैं, इससे किसी तरह का फायदा हो सकता है आखिरी जो चुनाव का जो बिल्कुल दौर आ गया है इसमें बीजेपी को? देखिए, चुनाव अब अगले 2-3 महीने में ही सारा साफ नजर आने लगेगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। इस तरह की जो डिमांड होती है लोगों की, वो जब काम होते हैं तो उसका थोड़ा बहुत फायदा मिलता है, ऐसा नहीं है। विकास एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं पिछले तमाम चुनाव को देख रहा हूं कि विकास बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन अंत में जाके विकास कुछ नहीं होता है। विकास वो बिल्कुल एक अजीब तरह के चुनाव होता है। फिर मोदी ने क्या कहा, अखिलेश ने क्या कहा, मायावती ने क्या कहा, कांग्रेस की प्रियंका क्या बोल गई हैं, इस पे जाके विभाजित होता चला जाता है। और जिसका ज्यादा जनाधार होता है तो, और जो ज्यादा प्रभावी नेता है, उसके पक्ष में अपने आप होता है, उसकी तमाम कमियों के बावजूद, उसके तमाम खामियों के बावजूद, उसकी तमाम शिकायतों के बावजूद। तो विकास मुद्दा होगा, ऐसा नहीं है, विकास मुद्दा है, लेकिन सिर्फ विकास से कोई चुनाव मुझे आज तक नहीं जीतते हुए लगा है। असलियत ये है, बाकी हम भी टेलीविजन में विकास करते रहते हैं और विकास के तो चंद्रबाबू नायडू को देखा है, चंद्रबाबू नायडू को देखा, कितना बड़ा विकास, कुछ नहीं। तो कुल मिला करके ये चुनाव दूसरे मुद्दे में होने जा रहे हैं। ये चुनाव बीजेपी के जो फिर से गढ़ा गया, जो उन्होंने बनाया है सामाजिक न्याय, और जो उन्होंने सहायता दी है कोरोना के बाद उस पर, और जो उनकी कोरोना समय असफलता है, ये 2 मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैंने देखा था जाके, अभी 25 अप्रैल को मैं दौरे पे गया था। यदि आपके पास समय हो तो मैं बताऊं आपको कि 25 अप्रैल को मैं कानपुर के 2 घाट मैंने चुने थे, एक ढोड़ी घाट और एक नजफगढ़, और दोनों में 1 दर्जन बॉडी डेली आती थी। नजफगढ़ में पहले, और इसमें आती थी 20-22। तब ढोड़ी घाट में जहां 20-22 आती थी वहां 150 बॉडी आ रही थी, और नजफगढ़ जहां 1 दर्जन आती थी वहां 80-90 आ रही थी। लेकिन फिर वही अब 8-9 में 10 में फिर मैं दोबारा मैंने वो किया, तो वहां के जो ये सब अंत्येष्टि कराते थे रमेश चंद्र मिश्रा के, उन्होंने मुझे बताया कि साहब एकदम से तेजी बढ़ा है। ये मुद्दा है। लेकिन इसके बाद फिर मैं गया था, तब कोरोना गांव में उतना मारक नहीं है मुद्दा। ये शहरों में बीजेपी नुकसान पहुंचा सकता है। अब बीजेपी इससे कैसे निपटेगी ये समय बताएगा। लेकिन ये एक मुद्दा है। एक, कोरोना के बाद जो सरकारी मदद मिल रही लोगों को, आप यदि जाएंगे गांव में तो आपको दिखेगा इसमें बिल्कुल ये मुद्दे निश्चित तौर पर इनका असर होगा। कोरोना को जो आफ्टर मैनेजमेंट है वो भी सरकार उसमें कितना सफल रही, ये भी लोगों के बीच में ये सवाल उठेगा। और सरकार ने अपने जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से तेज की हैं। 28 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की बात कही गई है, उनको वो देने की बात कही गई है। हजारों नौकरियों की बात सरकार कर रही है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इसको एक तरह से चुनावी मुद्दा बनाने की भी चर्चा है। इन तमाम चर्चाओं के बीच में अब निश्चित तौर पर योगी सरकार चाहे विज्ञापन के जरिए अपना चेहरा कैसा ही दिखाए, लेकिन अब वाकई में अग्नि परीक्षा मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की है, उनकी सरकार के कामकाज की है, और निश्चित तौर पर इसमें सबसे बड़ी भूमिका जनता की है, जनता जनार्दन की है, और उसी को तय करना है
वो विकास पुस्तिका का सच कितना देख पाती है, कितना मान पाती है, बड़े बड़े दावों की जो हकीकत है वो उसको किस रूप में वो देखती है, उसी को ये तय करना है। हमें सिर्फ ये उम्मीद करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो अगला चुनाव हो वो मुद्दों पर हो, जनता के हित के सवालों पर हो, वो लोगों को बांटने के बजाय लोगों को जोड़ने के मुद्दे पर हो। इसी के साथ हम आपकी बात को आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अमित जी आपका धन्यवाद, भरत जी आपका धन्यवाद, विजय जी आपका धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से एक बार फिर आह्वान करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो अमूल्य विचार हैं उनसे हमको अवगत कराते रहें, हमको शेयर करें और उनकी जो सुझाव हैं, उनकी जो टिप्पणियां हैं, उसी के आधार पर हम इस अपने कार्यक्रम को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा जो द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो काम हम करना चाह रहे हैं उसमें सफलता पा सकते हैं। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।